नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त आइए सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब भगोड़े बन के आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है। तो दोषी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी, अदालत में तो ये गए ना, गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल। जो था वो और चला गया। और कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। तीन मुख्यमंत्री दिए हैं हमने, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कांग्रेस, और ये कमलनाथ जी। मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने, टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी है जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया, एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेकर सेजवार तक पिछड़े एससी तक नेता प्रतिपक्ष दिए, इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की घोंप देते हैं। मैं तो नाम सहित बता रहा हूं, ऐसा क्यों किया ये स्पष्ट करें ना। मध्य प्रदेश के पिछड़े अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं। विधानसभा में भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। शिवराज ने अपना विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया है। 14 मई को शिवराज का दौरा तय था विदेश का, और विदेश दौरे को लेकर आज होने वाली सभी बैठकें निरस्त हैं। दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने निरस्त की हैं सभी बैठकें। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पक्ष रखने के लिए ये दौरा निरस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर करेगी राज्य सरकार। ओबीसी के मामले को लेकर संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय एमपी में लिया गया है। एमपी में निवेश आकर्षित करने के लिए ये विदेश दौरा तय था, और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है, ऐसा शिवराज ने कहा है। विदेश दौरे के संबंध में होने वाली आज सभी बैठकें निरस्त की गई हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, विदेश दौरा सीएम शिवराज का निरस्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं यही माने कि चुनाव को लेकर जो तैयारियां करनी है उसी को लेकर दौरा निरस्त हुआ है। बिल्कुल रितु, देखिए कल जिस तरीके से निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने साफ तौर पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को आदेशित किया है कि जल्द से जल्द पंचायत और निकाय के चुनाव कराए जाएं, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। लेकिन अब इस पूरे मामले ने जिस तरीके से सियासी रंग ले लिया है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से ही लगातार इस मामले को लेकर मंथन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लीगली अध्ययन किया है और उसके बाद अब सरकार ने फैसला किया है कि कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा संशोधन करने की एक याचिका जो है राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में लगाई जाएगी। हो सकता है कि आज ही ये याचिका कोर्ट में लगा दी जाए। आज भी मुख्यमंत्री जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी चर्चा करेंगे, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना सरकार की प्रतिबद्धता है और इसको कायम करवाने के लिए वो दोबारा कोर्ट में जाने का काम करेंगे। और इसी के मद्देनजर जो मुख्यमंत्री का विदेश दौरा होना था, 14 तारीख से ये दौरा होना था, उस दौरे को रद्द कर दिया गया है। दौरे को लेकर आज जो तमाम बैठकें होनी थी उनको भी निरस्त कर दिया गया है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आया है, उसके बाद राज्य सरकार किस तरीके से ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिला सकती है और किस तरीके से निकाय और
पंचायत चुनाव में इसको लागू किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर सरकार अब मंथन में जुट गई है और इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री का दौरा निरस्त किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आज राज्य निर्वाचन आयोग की फुल बेंच की बैठक होने जा रही है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बैठक होगी। बैठक में चुनाव अधिसूचना पर विचार किया जाएगा और आयोग सबसे पहले पंचायतों के चुनाव कराने पर विचार करेगा। आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से परिसीमन की सूची मांगी। अभी तक नहीं किया गया है पंचायतों के परिसीमन का प्रकाशन, तो पंचायतों के चुनाव जून में होने के आसार हैं। सरकार को 1 हफ्ते में अब पंचायतों का परिसीमन करना होगा। निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। दिल्ली में कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण पर बहाने बना रही है सरकार, ऐसा कमलनाथ ने कहा है। पंचायत चुनाव को लेकर कटघरे में सरकार को खड़ा किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 साल तक कार्रवाई नहीं की गई। सरकार की नीयत जनता समझने लगी है। ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी को सपने देखने से रोक नहीं सकते, तो ये बड़े आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लगाए गए हैं। देश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अब कर दिया कि पंचायत चुनाव बिना आरक्षण के होंगे, जबकि राज्य सरकार कह रही है कि हम कोर्ट में जाएंगे, रिव्यू कराएंगे। ये सब बहानाबाजी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। ट्रिपल टेस्ट की जो कार्रवाई थी वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना साफ है कि क्योंकि आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने कोई तैयारी नहीं करी, इसलिए बिना आरक्षण के चुनाव कराएंगे। ये जो इनकी नीयत, इनकी आत्मा की आवाज़ अब आम जनता को समझ आने लग गई है। सर, ओबीसी सबसे ज़्यादा है राज्य में, 120 सीटों पर प्रभाव डाल दे, तो उसी की राजनीति है सिर्फ ये एक, जिसे आप कहते हैं कि ये चमत्कार वाली राजनीति करते। ये अन्याय की बात है। प्रश्न चमत्कार या और कुछ का नहीं है, ये अन्याय है। एक वर्ग के साथ जो लगभग 55% हुए अपने प्रदेश में, अन्याय तो ना हो इनके साथ। सर, एक अंतिम सवाल। बीजेपी ने कल अपनी चुनाव की तैयारी की है और उनके प्रदेश अध्यक्ष दावा करते हैं कि हम 10% ज़्यादा वोटों के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, तो 2023 की वो लोग तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है? बीजेपी को कोई स्वप्न देखने से रोक नहीं सकता। तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि ओबीसी को लेकर सिर्फ राज्य सरकार अन्याय कर रही है, अन्याय की राजनीति है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सही है। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा है। अंबिकापुर में समीक्षा बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज सीएम सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। मंगरेलगढ़, राजापुर और सरमना गांव का दौरा करेंगे। तीनों गांवों में भेंट मुलाकात होगी। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। भोपाल से बड़ी खबर है। सूफा आतंकी केस को भी एनआईए ने टेक ओवर किया। रतलाम सूफा आतंकी केस को टेक ओवर किया गया है। एमपी पुलिस का केस में नहीं होगा कोई दखल। जी हां, सिर्फ मदद की भूमिका में एमपी पुलिस रहेगी, एजेंसियां रहेंगी। एनआईए जल्द अब दर्ज कर सकती है एफआईआर। अब अपने स्तर पर एनआईए जांच करेगी। बांग्लादेशी आतंकी केस की जांच भी एनआईए कर रही है। सूफा आतंकी केस को भी एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। रतलाम सूफा आतंकी केस को टेक ओवर किया गया है। एमपी पुलिस का केस में कोई दखल नहीं होगा, सिर्फ मदद की भूमिका रहेगी और एनआईए जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। अपने स्तर पर एनआईए की जांच जारी रहेगी। बांग्लादेशी आतंकी केस की जांच भी एनआईए कर रहा है। तो सूफा आतंकी केस को भी एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। रतलाम सूफा आतंकी केस को टेक ओवर किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सूफा आतंकी केस को भी एनआईए ने टेक ओवर किया है, अब कोई एमपी पुलिस दखल नहीं दे सकती।
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तार हुए थे, सबसे पहले मध्य प्रदेश एटीएस ने उसकी जांच की थी। उसके बाद क्योंकि नेटवर्क बड़ा था, मध्य प्रदेश में आतंकियों की गतिविधि लगातार सामने आ रही थी, यही कारण था कि उस केस को सबसे पहले टेक ओवर किया था, एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन अब दूसरा केस जो कि रतलाम सूफा आतंकी से जुड़ा था, 3 आतंकियों को गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस को सौंपा गया था, क्योंकि जयपुर में आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकी जो कि रतलाम के रहने वाले थे, उसको जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो उस केस को भी जो है अब हैंड ओवर जो है, टेक ओवर जो है वो एनआईए ने कर लिया। जल्दी इस पूरे मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये चिंता की बात है मध्य प्रदेश सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि लगातार आतंकियों का नेटवर्क जो है मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ा। यही कारण है कि एक ब्रांच जो है वो भोपाल में एनआईए जल्द खोलने वाली है। एनआईए की टीम लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेरा डाले हुए और सूफा आतंकी के नेटवर्क को भी ध्वस्त करने के लिए उनकी टीम लगातार काम कर रही है। लगातार आतंकी गतिविधियों के इनपुट जो है वो एनआईए को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश पुलिस सिर्फ मदद की भूमिका में नजर आएगी, किसी तरीके का दखल इन दोनों केसों में नहीं रहेगा मध्य प्रदेश पुलिस की एजेंसियों का। तो अब बड़ा जो एक फैसला लिया है एनआईए ने, उसके तहत अब सूफा आतंकी नेटवर्क को तो ध्वस्त करने का काम किया जाएगा, लेकिन पीएफआई से लेकर जितने भी संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में जो संगठन लिप्त है, उनकी जांच भी जो है फिलहाल एनआईए ने तेज कर दी है। एनआईए की जो टीम है लगातार सूफा आतंकी केस की जांच अपने स्तर पर कर रही थी, लेकिन अब जो है इस केस को पूरी तरीके से अपने हैंड ओवर कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। पुलिस के पास जो तमाम जानकारी थी, उन जानकारियों को लेने का काम जो है एनआईए ने किया है। तो एनआईए के अधिकारी अब 3 आतंकी जो गिरफ्तार किए गए थे, टोटल 6 संख्या हुई थी इनकी, अब उनके तार किस तरीके से रतलाम में अन्य लोगों से जुड़े हुए, क्योंकि करीब 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अभी तक की जा चुकी है। तो सूफा का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ऐसे में रतलाम के अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां पर भी नेटवर्क के होने की जानकारी आई है। बांग्लादेशी जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जेएमबी के जो आतंकी थे, उनका कनेक्शन भी सामने आया था। करीब 100 से ज्यादा स्लीपर सेल होने की जानकारी मिली थी। भले ही कोई बड़ी घटना मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, लेकिन ये बताता है कि जेएमबी आतंकी केस के बाद जब एनआईए इस सूफा आतंकी केस की यदि जांच कर रही है, उसको टेक ओवर केस को किया है, तो ये काफी बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में बड़ी आतंकी जो है वो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। 12 से 14 मई तक पानी की किल्लत रहेगी और राजधानी में ये किल्लत रहेगी। कल से अगले 60 घंटे तक 24 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी नहीं आएगा। कोलार जल परियोजना की मेन ग्रेविटी लाइन में मरम्मत होगी। प्रभावित क्षेत्रों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 10 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित होगी इससे। आरेरा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, हबीबगंज 1100 क्वार्टर में पानी नहीं आएगा। जनता क्वार्टर, मीरा नगर और कई कॉलोनियों में जल सप्लाई प्रभावित रहेगी। तो कल पानी की किल्लत से भोपाल वासियों को जूझना पड़ सकता है। कल से लेकर 60 घंटे तक पानी नहीं आएगा, पानी की सप्लाई नहीं होगी और भोपाल वासियों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 12 से 14 मई तक पानी की किल्लत से अब राजधानी जूझेगी। कल से अगले 60 घंटे तक 24 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी नहीं आएगा। प्रभावित क्षेत्रों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 10 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, राजधानी वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। आखिर 3 दिन पानी नहीं आएगा, कैसे लोग मैनेज करेंगे ये सब? और वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई है, तो वो कैसे मैनेज होगा? आज तो बिल्कुल कोलार पाइपलाइन की जो मेन ग्रेविटी लाइन है उसमें मरम्मत का काम किया जाना है और मरम्मत के कामकाज के चलते ही जो पानी की सप्लाई है
वो प्रभावित रहेगी और करीब 60 घंटे तक 24 से ज्यादा जो कॉलोनियां हैं उनको गर्मी के मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उसके इंतजाम करने को लेकर जरूर कहा गया है कि जो पानी के टैंकर है उसकी व्यवस्थाएं कॉलोनियों के बाहर की जाएगी ताकि 60 घंटे तक लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जाहिर सी बात है कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में वैसे ही जो पानी की सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है और जब इतने बड़े स्तर पर यानी 60 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी तो लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना होगा। अब ये देखना होगा कि वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं वो वाकई कारगर होती हैं या नहीं, लोगों को जो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए पानी मिल पाता है यानी वाटर टैंकर जो है सही समय पर कॉलोनी में पहुंचते हैं यानी, या फिर इतनी बड़ी आबादी तक वाटर टैंकर के जरिए ही पानी पहुंचेगा यानी, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो इस समस्या से प्रभावित होने वाले। ऐसे में कम समय में इस जो मेन ग्रेविटी लाइन है इसको दुरुस्त करने को लेकर जो प्रयास है वो करने चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन राजधानी भोपाल के साथ ही आसपास के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग भीषण गर्मी के समय पानी की समस्या से जरूर परेशान हो रहे हैं और दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं पाइपलाइन कहीं लीकेज है तो कहीं पानी की बर्बादी भी हो रही है। ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर भी जो कामकाज है वो नगर निगम की तरफ से जल्द दुरुस्त कर लिए जाते तो बेहतर होता कि गर्मियों के मौसम में लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ऋतु जी रंजना, बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है, एमपी में 10 दिन पहले मॉनसून दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून के आने की सामान्य तारीख 17 जून बताई गई है। पिछले 11 सालों में मॉनसून ने 10 जून को ही प्रदेश में दस्तक दी थी। 2013 और 2021 में मॉनसून 10 जून को पहुंचा था प्रदेश में। इस बार भी तय तारीख से 10 दिन पहले मॉनसून आने की संभावना जताई गई है। और रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजना, मॉनसून 10 दिन पहले दस्तक देने जा रहा है प्रदेश में। गर्मी से तो राहत मिलेगी लोगों को और परेशानियां भी कहीं ना कहीं कम होंगी। जी तो बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि मध्य प्रदेश में इस बार मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है और करीब 10 दिन पहले जो है मानसून अपनी आमद मध्य प्रदेश में दर्ज कराएगा, क्योंकि लोग अभी बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हो गए हैं और टेम्परेचर 43, 44 डिग्री, 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द गर्मी से राहत मिले और इसी बीच राहत भरी खबर यही है कि मौसम विभाग ने अपना जो पूर्वानुमान है वो जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 10 जून तक जो मानसून है वो दस्तक दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बीते 10 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा, क्योंकि इससे पहले साल 2021 और साल 2013 में मानसून 17 जून को मध्य प्रदेश में पहुंचा था और इस बार यही उम्मीद की जा रही है कि 10 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचेगा। और इस बार भी जो अच्छी बारिश है उसके संकेत भी यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भीषण गर्मी से पूरा प्रदेश जो है बेहाल हो रहा है और लोग अब किसी भी तरह से राहत चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मौसम में बदलाव देखने को मिले और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिले। ऐसे में अगर तय समय से 10 दिन पहले मानसून मध्य प्रदेश में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बेहद राहत जरूर देगा। ऋतु जी बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। आसानी तूफान का असर प्रदेश में दिखने लगा है। बस्तर संभाग में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि कई इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है। आसानी तूफान का दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज्यादा असर होगा। आसानी तूफान से कई हिस्सों में मौसम का मिजाज भी बदल गया है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश हो रही है। बदले हुए मौसम से जहां लोगों ने राहत की सांस ली तो वहीं वनोपज और तेंदुपत्ता के खराब होने का अंदेशा भी बढ़ गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।